हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको व्यंजन के एक पार्ट स्वर के बारे में पूरी तरह से बताया था और काफ़ी डिस्कस किया था उस वीडियो में, ताकि किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न आपसे स्वरों के बारे में जो आए वो ना छूटे। ठीक वैसे ही इस वीडियो में मैं आपसे व्यंजन के बारे में चर्चा करूँगा, ताकि व्यंजन से भी अगर कोई प्रश्न बनता है आपका किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती हो तो वो नहीं छूटेगा आपसे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज अपनी वीडियो और बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होते हैं? एक ये वर्णमाला का पार्ट होते हैं, जैसा कि पहले बता दिया था मैंने। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 पार्ट होते हैं। तो व्यंजन के हम स्वर पढ़ चुके हैं और वर्णमाला के हम स्वर पढ़ चुके हैं, अब व्यंजन पढ़ना है। तो व्यंजन में सबसे पहले वही वर्ण होता है। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। इसको हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना, और ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण के लिखित रूप को अक्षर कहा जाता है और वर्ण के जो मौखिक रूप है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको ध्वनि कहते हैं। अब स्वर, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वर कितने हैं? 11 हैं। बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन ये दिए हुए हैं। इसमें व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण हैं, ठीक है, 5 ही वर्ण हैं। देखते हैं तो का वर्ग में क्या आ जाएगा? का, खा, गा, घा, अणा। चा वर्ग में ये चा, छा, जा, जा। देखो यहाँ पर अणा बोल रहे हैं, इसको अंगा बोला जाता है। और ये चा, छा, जा, जा है, इसको हम अणा इया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इया। और इसको बोलते हैं अणा। तो ये देख लेना, क्योंकि बचपन से जब हमें बताया जाता है तब इतनी क्लियर नहीं बताया जाता, तो हम लोग सभी को अंगा बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको अंगा बोलते हैं, इसको इया बोलते हैं और इसको अणा बोलते हैं। आगे आपको बता दिया जाएगा, इसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। ता वर्ग में आ जाएगा टा, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। अब इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो 25 के 25 हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या फिर वर्ग व्यंजन। अब वर्ग व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्गों में विभक्त हैं, इसलिए इनको हम वर्ग व्यंजन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आ रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये है ड़ा और ढा, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये डा में ये जो अंक की बिंदी नीचे लगी हुई है और इसमें ये लगी हुई है नीचे, इसमें ढा में, ये आपको ऊपर जो वर्ग व्यंजन है इनमें नहीं मिलेगी। ये जो पॉइंटेड आउट किए हैं मैंने, इनमें नहीं मिलेगी। तो कहीं भी आपको यदि ये वर्ण दिख जाए आपको, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और ये साधारण व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं। चलिए आगे इनके बारे में क्या कहा गया भाई? पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण हैं। ये जो वर्ण हैं ये हिंदी में विकसित किए गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से। और इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। मतलब क्या है कोई शब्द शुरू नहीं होने का? जैसे हम लिखते हैं ढोलक, तो ढोलक में कभी भी ढा में अंक की बिंदी नहीं लगेगी नीचे, जैसा कि इसमें लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। ढा ढोलक हम लिखते हैं ये वाला, तो ये वर्ग व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, इससे शुरू हो सकता है वर्ण, ठीक है ना। जैसे ढोलक है, ये शब्द शुरू हो सकता है। ये ढा कौन सा है हमारा? स्पर्श व्यंजन। उत्क्षिप्त से कभी भी शुरू नहीं होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा बीच में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ढोलक में किस ढाका में प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और जो व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक मिनट, या, रा, ला, वा, ये जो हैं, ये जो ग्रुप है 4 वर्णों का, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अगले जो 4 वर्णों का समूह है शा, सा, सा, हा, इनको हम ऊष्मीय या फिर संघर्षी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? ये देखो, ये अंतस्थ हैं, ये अंदर से आते हैं, या, रा, ला, वा। जब आप इनको प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसा लगेगा ये हमारे अंदर से आ रहे हैं, या, रा, ला, वा। और जो शा, सा, सा, हा, ये ऊष्मीय या संघर्षी कहलाते हैं, यानी इनको बोलते समय ऊष्मा निकलती है, या फिर ये कहें ये संघर्ष, यानी कि थोड़ा सा घर्षण होता है, फ्रिक्शन। संघर्ष का मतलब ही फ्रिक्शन यानी घर्षण है, तो ये घर्षण होता है जब इन वर्णों को हम बोलते हैं। हा, हा बोलिए आप, हा, तो गर्दन में आपको लगेगा फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। इसके बाद है छत्र, त्रग, ज्ञा और श्रा, ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त वर्ण।
अब संयुक्त वर्ण का मतलब क्या है, ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए उनको संयुक्त वर्ण कहा गया है। आगे मैंने डिस्कस इसको किया है कि ये किन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये वो है हमारे संयुक्त व्यंजन, समझ गए होंगे आप। इसके बाद अब ये जो या रा ला वा हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको भी या और वा को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। यानी कि अर्धस्वर का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम लोग कौवा लिखते हैं, ये है कौवा, तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, कौवा भी लिख सकते हैं। यानी ये अर्धस्वर और या कहें इन्हें अर्ध व्यंजन भी होते हैं। ये अर्ध व्यंजन तो इनमें रखा गया है इनको व्यंजन में ही, लेकिन ये अर्धस्वर भी होते हैं और अर्ध व्यंजन भी होते हैं, पूर्ण रूप से स्वर नहीं होते ये। इसलिए कौवा देखो हम लिखते हैं तो ये दोनों सही हो जाते हैं, कौवा और कौवा दोनों को ही क्या सही माना जाता है, ठीक है। इसलिए उनको हम अर्धस्वर कहते हैं। इसके बाद देखिए ला, इसमें क्या है, ये ला है पार्श्व व्यंजन, ठीक है, पार्श्व व्यंजन कहलाता है। और रा, रा कहलाता है हमारा लुंठित या फिर कंपित वर्ण, जब हम रा बोलते हैं रा। अब ये देखिए जो पार्श्व मैंने बताया, पार्श्व जब ला बोलेंगे ना ला, तो जीभ हमारा थोड़ी सी पलटी खाती है, यानी कि हमारी जीभ पलटती है, तो इसलिए ये पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। अब ये रा जो है ये लुंठित या फिर कंपित वर्ण कहलाता है। कंपित, कंपन हो, जब रा बोलेंगे रा रा, तो जीभ में हमारी कंपन होती है, ठीक है, इसलिए ये कंपित वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में जो हमारे अगले हैं संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, अगला टाइप था जो, तो उनमें आते हैं शा, सा, शा और हा, ठीक है। अब इसमें ये जो सा है ये कहलाता है तालव्य, ठीक है। और जो इस पा वाला सा है, ये जो पा वाला बोलते हैं नॉर्मली, ये पाषाण भी बोल सकते हैं इसको, ये मूर्धन्य है, ठीक। और इसके बाद जो सा है ये दंतव्य है, और जो हा है वो है स्वरतंत्रीय, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है, जो छत्र, त्रग और ज्ञा और श्रा, ये चार जो वर्ण आते हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं, यानी ये दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, ठीक। तो अब छा हम देखेंगे तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये आधा का और सा से मिलकर बना है, सा, पा वाला सा से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें आप देख रहे होंगे का में ये हलंत लगाया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए जब भी किसी भी वर्ण में हलंत लगी हो, इसका मतलब साफ है कि वह वर्ण आधा है, पूरा नहीं है। तो यहाँ पर आधा का और पूरा सा जो मिलता है ये मिल करके छत्र बनाते हैं, छा बनाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है त्रा, तो सेम वही है, आधा ता होगा इसमें और पूरा रा, ये दोनों मिलके हमारा त्रा बना देंगे। इसके बाद आता है ज्ञा, तो ज्ञा जो बनता है, ज्ञा आप देख रहे होंगे इसकी जो आकृति है वो ऐसे है ना, तो इसी को थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया जाए तो ये बन जाता है जा, इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये लीजिए जा, ठीक। और इसके साथ जोड़ देंगे हम किसको, इसको, या को जब जोड़ देंगे हम जा के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्ञा मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे तो जो श्रा है, श्रा बनाने के लिए हम शा में क्या करते हैं, आधे शा में रा को जोड़ देते हैं तो बन जाता है श्रा। तो ये चारों हो गए हमारे क्या, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या है, देखिए वो वर्ण जो अपने जैसे वर्ण के साथ आते हैं, ऐसे वर्ण, ये ऐसे वर्ण जो अपने वर्ण के साथ आते हैं अपने जैसे, उनको हम द्वित्व प्रयोग कहते हैं व्यंजनों का, और ऐसे वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कच्चा लिखा हुआ है, कच्चा, पक्का और गप। अब देखिए जो कच्चा है उसमें एक चा आधा है और एक चा पूरा है, तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि एक वर्ण अपने जैसे वर्ण के साथ आ रहा है और एक आधा है एक पूरा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वित्व व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। कच्चा, पक्का, गप, ये सारे द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे, पा, का और चा। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नोट जो मैंने बनाया है, नोट जो इसमें है, का, चा, टा, ता, पा वर्ग के, ये जो 5 हमारे स्पर्शी व्यंजनों के वर्ग हैं उसके दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो दूसरा और चौथा स्तंभ है, कचट, तप, इस वर्ण का, सारे वर्गों के वर्ण का, तो इनके प्रयोग से ऊपर से आप नीचे तक ले जाएंगे, इनके प्रयोग से कभी भी द्वित्व व्यंजन या द्वित्व प्रयोग इनका नहीं कर सकते हैं। जैसे जब भी आप क्या तुच्छ लिखेंगे, मान लिया तुच्छ लिख रहे हैं आप, तो इसमें जो
चा आ रहा है, आप कहेंगे कि इसका द्वितीय प्रयोग तो किया जा सकता है, तो इसको हम तुच्छ लिख सकते हैं। पर क्या तुच्छ शब्द कोई सही शब्द है? ये नहीं है, तो ये गलत है। अब आप इसको तुच्छ भी नहीं लिख सकते, ये भी रॉन्ग है। आधा छा और पूरा छा बनाएंगे तब ये भी तो गलत है। इसलिए इनका छा ये देखिए इसमें आ रहा है, दूसरे में और चौथे में, इनका द्वितीय प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि द्वितीय व्यंजन क्या है और इनको कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आगत यानी कि आने वाले शब्द, आने वाले व्यंजन, ना कि शब्द। तो अरबी या फारसी अब आ रहे हैं तो किसी अन्य भाषा से ही आएंगे, है ना। हमारी हिंदी वर्णमाला है जो देवनागरी लिपि से बनी हुई है, तो इसमें अगर किसी अदर भाषा से आएंगे उनको ही हम आगत कहते हैं। तो अरबी फारसी या अन्य भाषा से जो आए वर्ण हैं या लिए गए वर्ण हैं उनको हम आगत व्यंजन या फिर वर्ण कहते हैं। अगर वो स्वर हैं तो भाई स्वर कहलाएंगे, और दोनों हैं तो हमको व्यंजन बोल देंगे, दोनों हैं तो वर्ण बोल देंगे, और व्यंजन हो तो स्पेशली उनको हम व्यंजन बोलेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन है। आ, का, खा, गा, जा और फा। इनकी पहचान क्या है आगत व्यंजन की? इनमें एक बिंदी लगी होती है, जैसे ये आ है इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, यानी ये क्या कहलाती है? इसको हम नुक्ता कहते हैं। अब नुक्ता इसको कहते हैं, तो इनसे जो बढ़ने वाले वर्ण हैं तो इन वर्णों को क्या कहेंगे? हम नुक्ता वर्ण कहते हैं। इसीलिए आगत व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण भी कह देते हैं। अब देखिए इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जा और फा, इनका प्रयोग यह मैक्सिमम यानी अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आ, का, खा, गा, इनका जो यूज़ है, इनका जो प्रयोग है वो कम हो गया है। ये नहीं कहा गया कि प्रयोग खत्म हो गया, प्रयोग होता है परंतु इनका प्रयोग कम होता है। जबकि जा और फा का प्रयोग अब मैक्सिमम अधिकतर हमको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर व्यंजनों और कहें वर्णों का वर्गीकरण किया है। ये किया गया है दो आधार पर, पहला घोषत्व के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर क्या है भाई? अघोष और सघोष, इन दो भागों में बांटा गया है। पहला अघोष है और दूसरा सघोष, जिसे हम घोष भी कहते हैं, ठीक। अब ये क्या है? जिन वर्णों के आधार पर जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में क्या हो, आपका कंपन हो। आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं उन वर्णों को बोलने से यदि उनमें कंपन हो रहा है स्वर तंत्रियों में, तो उनको हम क्या अघोष और सघोष वर्ण के उसमें रखते हैं, विभाजन में रखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राण वायु के अंदर और बाहर जाने के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए व्यंजन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इनकी जो संख्या है वो 33 है। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ फिर से बता दिया। देखिए जिसमें 25 हमारे जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या फिर वर्ग व्यंजन कहलाते हैं, ये हैं। 4 उसमें हमारे ऊष्मीय व्यंजन हो जाते हैं, सा, सा, खा, ठीक है। और 4 हमारे अंतस्थ हो जाते हैं, यारा, लावा, ठीक। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? ये 33 हो गए, ठीक। इसके साथ ही साथ जो 11 स्वर हैं उनको भी इन घोषित और प्राणत्व के आधार पर बांटा गया है, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर रखा है। अब 11 स्वर ऐड हो जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं हमारे 44 वर्ण। तो 44 वर्णों का हम घोषित और प्राणत्व के आधार पर यहाँ वर्गीकरण करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये जो टेबल है ये काफ़ी आपके काम आने वाली है, आप इसको याद रख लीजिए। जैसे कचट तप, काफ़ी बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो कचट तप इस तरह से आपको याद रखना है। कचट तप आप इतना याद रख लीजिए, उसके बाद आप खुद 4 वर्ण आपको याद खुद ब खुद आ जाएंगे। बचपन से आपने ये पढ़ी है तो आपको ये याद होगी, आसानी से होगी, ठीक। मैं आपको बता दूं पीछे जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि किसको क्या बोलते हैं, तो ये देखिए इसको हम बोलते हैं अंगा, डलिया वाला जहाँ पर अणा हो उसको हम अंगा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम अणा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप, और आप इसे नहीं भूलेंगे। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी कई बच्चे हैं जिनको हिंदी वर्णमाला में पूर्ण रूप से अक्षरों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें सारी एक एक वर्ण की डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या कहते हैं इन्हें। तो जो हमारा का वर्ग है ना, जो का वर्ग है हमारा, उसको हम लोग
कंठ कंठ वर्ण बोलते हैं, या फिर कहें उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, यानी गले से बोलते हैं उनको हम। का, खा, गा, घा, अंगा। आप अपनी गर्दन पर हाथ रखकर इनको बोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इनको बोलने से हमारी गर्दन से यानी कंठ में कुछ कंपन वगैरह होता है, इसलिए उनको हम कंठ बोलते हैं। इसके बाद आता है जो चा वर्ग है। अब चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा और इया। अब ये जो वर्ण है ना, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं, यानी तालव्य से बोले जाते हैं। तालु जो हमारा होता है ना, वो तालु से टकराती है जीभ, तब ये वर्ण का उच्चारण होता है। आप जीभ को नीचे रखकर बोलकर देखिए, या फिर जीभ को दांतों के नीचे दबाकर बोलकर देखिए, क्या आप इन्हें बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं मूर्धन्य, जैसे टा, ठा, ड, ढ और अणा। मूर्धन्य का मतलब क्या है? मतलब मूर्धन्य भारी से शब्द हैं ये, टा, ठा, ड, ढ और अणा, ये मूर्धन्य हो गए। ठीक है। आगे देखते हैं दंत्य। इनमें जीभ है ना, हमारा जीभ का जो अग्रभाग है वो दांतों से टकराता है। कैसे? आप बोलेंगे ता, ता, आपकी जीभ है ये दांतों, ऊपर वाले जो दांत हैं उनसे टकराएगी। ता, था, दा, ध, ना, आप बोल नहीं सकते, जीभ बाहर निकाल कर भी इनको बोल के देखिए, यानी कि जीभ दांतों के नीचे दबाकर, तब आप इनको नहीं बोल पाएंगे। ता, था, दा, ध, आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है। आप खुद ही इनको वर्ण याद रखना काफ़ी आसान है, बस आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए, है ना, कि आप इनको उस तरह से बोल पा रहे हैं या नहीं। जब आप इनको बोल कर देखें तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आएगा कि आप इन वर्णों को वैसे नहीं बोल सकते जैसे इन्हें बोला ही नहीं जा सकता। यानी जो दंत हैं उन्हें दांत, उनमें जीभ दांत में टकराएगी ही टकराएगी। ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। लास्ट है हमारा ओष्ठ है। ओष्ठ में आ जाता है पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। तो ये पांचों वर्ण ओष्ठ में आ जाते हैं, यानी हमारे ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं। पा, जब आप इनको बोलेंगे तो हमारे जो ओंठ हैं वो बंद हो जाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। आप देखेंगे आप, जब आप खुद इनको बोलकर देखिए, आप बोलिए, लोगों को लगेगा क्या हो गया है, पर आप बोलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये चीज़ें काफ़ी आसान है, इन्हें आप एक दो बार पढ़ेंगे आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, अब इनको हम घोषत्व के आधार पर जो बांटने वाले थे, तो ये देखिए, घोषत्व के आधार पर दो भाग हैं, अघोष और सघोष। अब अघोष में क्या है? तो अघोष में जो पहला ये स्तंभ है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, इनमें आने वाले वर्ण पांच वर्ण ये हो गए, कचट तप और घजट थप ये सारे, और शा, सा, हा ये 3 वर्ण, ये सारे मिलके 13 वर्ण हो जाते हैं। ये हमारे आते हैं अघोष में। ठीक, अघोष। और जो सघोष वर्ण होते हैं उनमें इनका जो 3, 4 और 5 ये स्तंभ हैं, साथ में सभी 11 स्वर, जो भी 11 स्वर हैं यहाँ ऋषि को मिला लिया जाएगा तो 11 हो जाएंगे। साथ ही साथ यारा लावा, ठीक है, यारा लावा तथा हा और ऋषि ये सब सघोष में आते हैं। ठीक, ये कितने हो गए हमारे? 31 वर्ण हो गए। 15 ये हो जाएंगे, 11 ये हो जाएंगे 26, और 4 यहाँ पर हैं हमारे, तो ये हो गए 30, है ना, 26 और 30, और ये यहाँ पर ऋषि। एक्चुअली में यहाँ पर हा नहीं आएगा, ये मिस्टेक से लिख गया है, हा हमारा अघोष में आएगा। तो सघोष में क्या ये आ गया ऋषि, तो ये हमारे कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब घोष के आधार पर तो हो गया है, अब हमारा प्राणत्व के आधार पर जो डिवीज़न किया गया है वो भी 2 भागों में है, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। यानी अल्प प्राण में ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम वायु निकले, प्राण वायु, और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकले मुंह से, तो उन्हें महाप्राण बोल देते हैं। अब अल्प प्राण में हमारा कौन सा आएगा? पहला, तीसरा, 5वां और या, रा, लावा तथा सभी स्वर 11, यानी जो टोटल स्वर कितने हमारे 11 स्वर हैं वो आएंगे। ठीक है। और महाप्राण में क्या होगा? 2, 4, सा, हा, ये कितने हो गए हमारे? ये तो 15 हो गए, 15, 4, 19, और ये कितने? 30 वर्ण यहाँ हो गए थे। अल्प प्राण में 30 वर्ण हो गए। ठीक है। तो महाप्राण में कितने वर्ण हो गए? 10 और 4, 14। ये आप जब इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल 44 आएंगे, जिनका हमने ऊपर ऐड किया था, बताया था आपको कि ये 44 वर्ण का वर्गीकरण करेंगे, ये वही वर्ण आ जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसको देखते समय एक दो बार इस
चार्ट को अपनी कॉपी पर ज़रूर बना लें, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।